प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने मेरिटोरियस टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। तो रासायनिक अभिक्रिया के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम आप लोगों को बताए थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको उदाहरण के तौर पे हमने समझाया था कि मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब ये दोनों परस्पर संयोग करता है तो किसका निर्माण करता है? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके किसका निर्माण करता है? जल। और हम आपको बताए थे कि अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है। और जो नए उत्पाद का निर्माण होता है उसे हमने आपको बताया था कल, क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। फिर अभिकारक और प्रतिफल के बाद हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला था गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति में हमने आपको एक उदाहरण दिया था। मान लीजिए कि हमारे पास लोहा है, जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कराई जाएगी तो ये क्या करेगा? FeSO4 फेरस सल्फेट और प्लस में क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो गैस बनने की जानकारी हमने आपको बताया था कि तीर का निशान ऊपर करके दिया जाता है। दूसरा विशेषता था अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का बनना में आपको बताया था कि अवक्षेप जो होता है वह एक ठोस पदार्थ होता है और यह विलयन में जो है ठोस के रूप में पृथक हो जाता है। जैसे में उदाहरण था Ag सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड से कराई गई थी तो क्या हुआ था? यह सिल्वर क्लोराइड AgCl और प्लस में सोडियम नाइट्रेट और ये सिल्वर क्लोराइड जो है विलयन से क्या हो जाता है? ठोस के रूप में पृथक हो जाता है। फिर हमने आपको ताप में परिवर्तन बताया था, जिसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में बताया था। उसमें क्या था कि जब कार्बन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। और जब ऊष्मा, हमने आपको बताया था कि जब ऊष्मा समीकरण के दाईं ओर, अभिक्रिया के दाईं ओर लिखा हो तो ऐसी अभिक्रिया को हमने आपको बताया था ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। और जब अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा दिया जाता है तो उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। फिर अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन के अंतर्गत मान लीजिए कि मोमबत्ती को अगर हम जलाएंगे तो मोमबत्ती क्या होता है? ठोस होता है। और वह जब उसको जलाया जाता है तो वह फिर द्रव में बदलता है और द्रव में बदलने के बाद वह क्या होता है? जलने लगता है, पिघलता है। अब हम लोग अगला जो बिंदु है रासायनिक समीकरण की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा की ओर बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कल हमने आपको ये बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करता है तो जल बनाता है। तो अभिक्रिया में भाग कौन लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बना क्या? जल। ध्यान देने वाली बात यहां पे है कि हाइड्रोजन, इसे हम क्या लिख सकते थे? हाइड्रोजन के दो अणु या हाइड्रोजन अणु, फिर ऑक्सीजन अणु, फिर इधर हम लिखते जल के अणु, ये लिखते। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इतना नहीं लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहां निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर जल के अणु के लिखने के बदला इसको छोटे से छोटे रूप में लिख दें। तब परिभाषा आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? तो हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे प्रतिकारक कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रतिकारक या अभिकारक कहा जाता है। और जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा
रासायनिक समीकरण का क्या परिभाषा निकलेगा, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत। जैसे भी यहाँ पे H जो है किसका संकेत होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। H किसका संकेत होता है, हाइड्रोजन का। अब कहिएगा दो, तो अब यही निष्कर्ष कल हम आपको बताए थे कि ये दो क्यों लगा देते हैं। आज की कक्षा क्लास में हम लोग ये समझ जाएंगे कि दो आगे में क्यों लगा दिया गया। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिख दिया है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O। ऑक्सीजन का संकेत है, ऑक्सीजन का संकेत है। फिर जल का हमने क्या लिख दिया, सूत्र लिख दिया। तो परिभाषा क्या निकलता है रासायनिक समीकरण का, तो ध्यान से सुनिएगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, यहां पे अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत या सूत्रों की सहायता से छोटे छोटे रूपों में निरूपण मतलब लिख देना, छोटे रूप में लिख देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण गौर से सुनिएगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहां पे एक और सवाल उठता है कि रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे। तो लिखने के लिए क्या किया जाता है, तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में मान लीजिए कि यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है, तो जो भाग लेता है उसे हर हमेशा, कहने का मतलब जो अभिकारक होगा, जो प्रतिकारक होगा, उसे हर हमेशा किस ओर लिखा जाएगा, LHS की ओर। और जब मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह दे दिया जाता है। और फिर ये तीर का चिन्ह दे करके, ये तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है, तो अभिक्रिया की गति को दर्शाता है। और जो प्रतिफल होता है, अर्थात उत्पाद जो होता है, जो नया पदार्थ बनता है, वह हर हमेशा किस ओर लिखा जाता है, LHS की ओर। ये बातें हम कल भी आपको बताए थे। चाहे उत्पाद 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो उत्पाद होगा, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होगा, वह हर हमेशा किस ओर लिखा जाएगा, LHS की ओर। तो आप हर हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो अभिकारक होगा, जो प्रतिकारक होगा, कहने का मतलब जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेगा, उसको LHS की ओर लिखना है। और जो अभिक्रिया में नया पदार्थ बनेगा, उसे किस ओर लिखेंगे, RHS की ओर। आशा करते हैं कि रासायनिक समीकरण आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या है, देखिएगा, यही समीकरण से ही संबंधित है। अब आते हैं हम लोग संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। अब सवाल उठता है कि कब हम जो समीकरण दिया रहेगा उसे कब हम संतुलित कहेंगे और कब असंतुलित कहेंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके पास अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, वो भी 4 चक्का, 2 चक्का वाली तो अब समय नहीं रही, 4 चक्का। फिर उसका जो घर है वह चारों तरफ से क्या, बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ हो। क्यों हम बाउंड्री वॉल से घर को क्यों घेरते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अस्थाई के लिए। आज हम लोग, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या, अस्थाईपन लाना। तो प्रकृति में हर मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है
वह अस्थायीपन प्राप्त करने की होती है। उसी प्रकार क्या होता है, जो समीकरण होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसकी भी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, अस्थायी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आगे कब हम किसी समीकरण को संतुलित कहेंगे और कब हम उसे असंतुलित कहेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। जब इस दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देख के बताना है कि कब हम इसे संतुलित कहेंगे और कब हम असंतुलित कहेंगे। तो ये बड़ी बात नहीं है कि संतुलित कैसे पता किया जाएगा और असंतुलित कैसे पता किया जाएगा, एकदम आसान है, समझने का कोशिश की है। हमने आपको बताया था कि समीकरण के जो बाईं ओर होता है उसे LHS कहा जाता है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो दाईं ओर होता है प्रतिफल जो बनता है उसे RHS की ओर लिखा जाता है। RHS की ओर मतलब राइट हैंड साइड। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है वो गौर से देखिए। हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या है, ये किसका संकेत है, हाइड्रोजन का, और ये किसका संकेत है, क्लोरीन का। दोनों लिख दिए। जो दिया हुआ है, जो अभिकारक है उसको लिख दीजिए। तो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिए। Cl किसका संकेत होता है, क्लोरीन का, क्लोरीन लिख दिए। अब यहां जो अभिक्रिया में भाग लेगा, मान लीजिए कि अभिक्रिया में, जैसे हम आपको अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में कल बताए थे कि जब चावल और पानी को मिला करके गर्म किया जाता है, गर्म करेंगे तो क्या बनता था, भाप बनता था। यहां पे तो दही नहीं बनेगा। जब हम चावल और पानी को डालेंगे तो दही तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम चावल और पानी, दूध और थोड़ा सा दही नहीं दे रहे हैं कि वो दही बन जाएगा। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाइएगा तो इसी से संबंधित क्या होगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इधर भी वही चीज होगा। तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों तरफ। जब इधर हाइड्रोजन भाग लेगा तो उधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर क्लोरीन भाग लेगा तो उधर भी क्लोरीन ही होगा। अब देखना है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2। क्या लिखा हुआ है, 2। उसके बाद क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2। क्लोरीन की भी संख्या कितनी है, 2। यही काम हमें उधर दोहराना है। तो अब देखिए हाइड्रोजन यहां तो अलग अलग था, आसानी से लिख दिए। यहां पे क्या है, तो यहां पे दोनों एक साथ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सिर्फ समझना है कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है, मात्र 1 नजर आ रहा है। क्लोरीन की संख्या Cl किसका होता है, ये कार्बन, और L किसी चीज का नहीं होता है। ये C हो सकता है, लेकिन L जब साथ में आ जाए तो ये क्या होगा, क्लोरीन का होगा, ना कि L से कोई तत्व होता है। ये क्लोरीन की संख्या कितना है, इसका भी 1 है। अब बताइए, आप बताइए देख करके कि इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1। इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। जो समीकरण में दिया हुआ तत्व है उसकी संख्या अगर दोनों और बराबर नहीं हो, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्लोरीन 2 होता तो क्लोरीन तो बैलेंस है, संतुलित है, दोनों तरफ बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, फिर भी यह कैसा समीकरण कहलाता, असंतुलित समीकरण कहलाता। क्यों, तो दोनों और तत्वों की संख्या, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है उसकी संख्या क्या है, समान नहीं है। और जब समान नहीं हो तो वैसे समीकरण को क्या कहते हैं, असंतुलित। ये हमारा कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण। जब रासायनिक समीकरण के और दोनों ओर उपस्थित तत्वों की या परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, तत्वों की संख्या समान नहीं हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। आशा करते हैं कि यह बात आप समझ गए। अब सवाल उठता है कि असंतुलित, तो सर आपने बता दिया कि जब दोनों और उपस्थित तत्वों की संख्या समान नहीं हो तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है। इसी जगह अगर हम क्या करते कि 2 लगा देते, इसे
इसी यहां पे नहीं, यहां पे लगा देते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो अब यदि हम सेम प्रोसेस करते हैं LHS और RHS, हाइड्रोजन है, अभी भी वही समीकरण है, वही चीज भाग लेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अब संख्या गिनते हैं, तो इधर तो हमने कुछ नहीं किया, तो देखिए 2, क्लोरीन भी 2। अब क्या हुआ है, आप लोग पढ़े हुए गणित में क्या होता है, अगर x y साथ में है और आगे में कुछ लगा हुआ है, तो इस 2 पर जो है x का भी हक है और इस 2 पर y का भी हक है, मतलब मतलब बराबर दोनों का हक होता है। तो ये 2 जो है हाइड्रोजन का भी 2 है, तो यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 2, ये 2 जो है क्लोरीन का भी 2 है, तो क्लोरीन की संख्या 2। अब दोनों तरफ गौर से देखिए, हाइड्रोजन भी 2 और इधर भी 2, क्लोरीन इधर 2, क्लोरीन इधर भी 2। तो जब दोनों और उपस्थित तत्वों की संख्या क्या हो, समान हो जाए, तो वैसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। वैसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। ध्यान से सुनना है कि जब समीकरण के दोनों और उपस्थित तत्वों की संख्या समान हो जाए, तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। आशा करते हैं कि आप ये पॉइंट जो है समझ गए होंगे। अब हम लोग जो असंतुलित समीकरण, मान लीजिए कि एग्जाम में हमारे पास असंतुलित समीकरण आ गया, तो उसे संतुलित कैसे किया जाएगा। तो अभी संतुलित और असंतुलित के अंतर्गत हमने आपको बताया कि जब समीकरण में उपस्थित तत्वों की संख्या दोनों ओर, मतलब LHS की और RHS, मतलब बाईं ओर और दाईं ओर जब समान होती है, तो वैसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। और जब समान नहीं होती है, तो ऐसे समीकरण को असंतुलित। तो जब संतुलित है, तो उसे तो हमें उसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वह असंतुलित है, तो उसे क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत असंतुलित समीकरण का प्रयोग करना द्रव्यमान संरक्षण का उल्लंघन करना होता है। तो जब यदि एग्जाम में मान लीजिए कि आपको असंतुलित समीकरण कर दे और कहे इसे संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए, तब कैसे हमें बैलेंस करना है, सो देखिए। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहां हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कल आपको बताए थे कि ये दोनों परस्पर जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, जल। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो देखना है। दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है और ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया। मैग्नीशियम जो है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलता है। एक और जो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था, गैस निकलने की जानकारी यहां पे हो रहा है। तो अब देखना है कि ये सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये समीकरण जो है संतुलित है कि नहीं। तो देखना है आपको, सर्वप्रथम हमने आपको बताया क्या कि LHS और RHS लिख दीजिए और समीकरण में जो जो तत्व दिया हुआ है उसको आप लिखिए। तो Mg किसका होता है, मैग्नीशियम का। H किसका होता है, हाइड्रोजन का। और Cl किसका होता है, क्लोरीन का। यही तत्व भाग लेकर के, अभिक्रिया में भाग लेकर के एक नए पदार्थ का उधर निर्माण कर रहा है, सेम ही होगा। तो मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब संख्या देखना है, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1। अब इधर देखते हैं, यहां पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2। अब कहिएगा ये 2 जो है इसका क्यों नहीं है, तो ये Cl2 है। जब ऐसे करके लिखा रहे तब दोनों का होगा, लेकिन कभी भी समीकरण में
इस प्रकार से आगे जब भी लिखा रहेगा तो ऐसे करके लिखा होगा, पीछे में नहीं लिखा जाता। पीछे में यदि लिखा हुआ है तो वह आधा क्लोरीन के आधे पर होगा और वह सिर्फ क्लोरीन का होगा, मैग्नीशियम का नहीं होगा। तो अब क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम बराबर है, क्या संतुलित समीकरण है? नहीं। क्यों? तो सिर्फ मैग्नीशियम बराबर है। यहां पे देखिए हाइड्रोजन 1, यहां पे 2, क्लोरीन 1, यहां पे क्लोरीन 2। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कह देंगे? असंतुलित समीकरण। ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण। तो जब असंतुलित समीकरण हमें दे देगा तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे सो देखिए। अब एक बात बताइए कि यदि एक जो भरपेट खाया हुआ लड़का है और एक भूखा हुआ लड़का है, भूखा है, वह दोनों आपके घर पे आया और आपको मालूम है, मान लीजिए कि श्याम और राम होगा। राम भरपेट खा करके आया और श्याम जो है 2 दिनों से भूखा है और आपको यह बात पता है कि श्याम 2 दिन से भूखा है और राम खाया हुआ है। तो आप किसे खिलाना पसंद कीजिएगा, राम को या श्याम को? तो श्याम को खिलाना पसंद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वह भूखा है। तो देखिए आवश्यकता किधर है, आवश्यकता जो है किधर है? तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 1, LHS की ओर 1 और RHS की ओर 2, क्लोरीन इधर 1 और इधर 2। तो इधर क्या है? 2 है, इधर 1 है। श्याम, मान लीजिए इधर वाला श्याम है तो श्याम को ही खिलाना पड़ेगा। तो जिधर कम होती है उधर क्या करते हैं? बराबर करने का कोशिश करते हैं। अब बराबर कैसे होगा? तो यहां पे देखिएगा, इसको हिंदी में तो प्रथम पद कहा जाता है, जो दिया रहता है उसे प्रथम पद कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? स्टेप फर्स्ट कहा जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि आवश्यकता किधर है? LHS की ओर। अब देखिए किसे किसे खिलाना है? तो हाइड्रोजन को, मैग्नीशियम को तो आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो सुविधा के लिए हमारे पास क्या है? तो देखिए दोनों एक साथ है, और ध्यान रहे ना तो आप बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं ना पीछे इंटरफेयर कर सकते हैं। किसी प्रकार का इंटरफेयर आप पीछे या बीच में नहीं कर सकते। तो इंटरफेयर हम करेंगे कहां? तो आगे में। तो अब बताइए कि अगर हम यहां पे 1 लिख देंगे तो 2 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 किसी भी अंक से आप गुना कीजिएगा, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, वही अंक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, अब कितना रखेंगे कि ये हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 रख देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, और क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? 2। तब हम लिखते क्या है सो ध्यान दीजिएगा। LHS की ओर क्या मैग्नीशियम में? नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड में। LHS की ओर HCl में 2 गुणक के रूप में लिखेगा, गुणक के रूप में लिखने पर। अब जब 2 हम गुणक के रूप में लिख देंगे तो समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगा? Mg प्लस में क्या लिखे हैं? LHS की और HCl में 2 गुणक के रूप में लिखने पर ये आ जाएगा। इधर हमने कुछ नहीं किया है तो जो समीकरण दिया हुआ उसको लिख लीजिए आप, Cl2 और प्लस में H2 दे दिए। अब देखना, तो हमने क्या किया? LHS की और HCl में 2 से गुना कर दिया। अब जो हमारा स्टेप आया है ये कदम दूसरा है हमारा, LHS और RHS, वही बात जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम की संख्या कुछ नहीं किए हैं इधर 1, लेकिन HCl में क्या किए? 2 गुणक के रूप में लिख दिए। तो 2 से जब गुणा कीजिएगा दोनों के साथ हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी।
आपने इंटरफेयर कहां किया है, LHS की ओर, तो RHS की ओर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख दीजिए मैग्नीशियम कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2 और क्लोरीन कितना 2। अब मिलाइए मैग्नीशियम 1 1, हाइड्रोजन 2 2, क्लोरीन 2 2। क्या समीकरण संतुलित हुआ? तो जब दोनों और समान हो जाए तब हम क्या लास्ट में लिख देंगे, समीकरण, या छोटा सा लिख देते हैं, समीकरण संतुलित हुआ। क्या लिखना है, समीकरण संतुलित हुआ। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और उदाहरण हम अगले क्लास में देखेंगे और उसके बाद विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। आज की क्लास इतने पे ही समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।